हम लोग बात कर रहे थे आपका प्रांग न्याय पे। तो सबसे पहली चीज, प्रांग न्याय को पूर्व न्याय भी कहते हैं, ये समझ लीजिए। और ये समझा हम इसलिए रहे क्योंकि अपने अनुभव से खुद ही गलत करके आए थे हम 3-4 बार। वो तो प्रांग न्याय लिखा ही नहीं, अंग्रेजी देखी नहीं, और पूर्व न्याय गलत करके आ गए। तो इसीलिए हम ये जो नाम है विभिन्न प्रकार के, उन सबको लेते रहते हैं ताकि आदत में रहे। नहीं मालूम पड़ा 1 नंबर से चला गया, और तो माइनस मार्किंग है। हमारे जमाने में तो माइनस मार्किंग क्या नहीं होती थी, इससे थोड़ा आसान था, अब तो और टफ हुआ है। हालांकि एक चीज अच्छी हुई है कि अब उन्होंने 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का अंग्रेजी ये दोनों कर दिए। अदरवाइज तो कुछ था ही नहीं। कॉन्वेंट एजुकेटेड है, 190 नंबर अंग्रेजी में है, और एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे थे तो जीएस का जो पेपर आता है वो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से 2 कौड़ी का होता है और लाख के हिसाब से बहुत कठिन होता है। तो मालूम पड़ा 190 उसमें आ गए। अब जो तैयारी करेगा उसको 50-50 नंबर तो लामे आ ही जाएंगे, बस हो गए सेलेक्ट। उसी का परिणाम दिखता है कि आता जाता 0 है। कल किसी बहुत बर्टन आदमी से बात हो रही थी, कौन था, वकील था, न्यायाधीश था, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बहुत बर्टन आदमी थे। और उनका कहना यह था कि 138 एनआई एक्ट, इसमें अगर जजमेंट हुआ तो हमने कहा उसमें तो जुर्माना लगेगा भाई, उसमें जुर्माना लगेगा, और जुर्माना आपको तो नहीं मिल जाएगा। आपको मीनिंग दर भाई जो चेक का होल्डर है उसे थोड़े मिल जाएगा भाई, वहां तो आपराधिक अनुतोष प्राप्त होगा, और जो आपराधिक अनुतोष प्राप्त होगा तो आप जेल जाएंगे, और जो जुर्माना है वो सरकार के पक्ष में। आपको उसमें क्या मिलने वाला है? आपको अगर कुछ चाहिए तो आप तो सिविल प्रोसीडिंग में आइए, और एनआई एक्ट में इसकी व्यवस्था भी है। हमने कहा चूंकि हमने कभी किया नहीं प्रैक्टिकली, तो कैसे करेंगे इसकी हमें भी पूरी प्रक्रिया ध्यान में नहीं है, लेकिन आना आपको वहीं पड़ेगा। अब उनका तर्क सुनिए। उनका कहना ये था कि जजमेंट है तो इसका सीधे एग्जीक्यूशन दायर होगा, ठीक है, यानी आदेश 21 की है, तो हमने कहा आदेश 21 किस निर्णय को एग्जीक्यूट कराएगा? वहां तो यह लिखा है कि सिविल न्यायालय की डिग्री, तो वो सिविल न्यायालय की डिग्री है, वो तो क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट है, उसे कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? लेकिन थोड़ी देर में हमें समझ में आ गया कि अगर हमने ज्यादा बहस की तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, होगा कुछ नहीं, ठीक है। और वो बहुत बर्टेंड आदमी थे, ऐसा भी नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति रहे हो। तो उसका कारण ही यही है कि 200 नंबर अंग्रेजी और 200 नंबर जीएस, और ऊपर से जिसने अंग्रेजी में लिख दिया उसे ईश्वर का अवतार मान लिया, ठीक है। तो उसका कारण यही है। ये तो वही कल भी हमने कहा और फिर कह रहे हैं कि आजकल गलगोटिया पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, जबकि वो तो परिणाम है आपके कर्मों का। जो आप पिछले 20 साल से कर रहे हैं वो उसका परिणाम है। उसमें कोई लीडर दोषी नहीं है जिसपे आप मीम बना रहे हो। उसमें कौन लीडर दोषी है? उसमें आपके ये शिक्षक दोषी हैं जो आपने बना के रखे हैं, जो सिर्फ फ्रेशर करा रहे हैं कॉलेजेस में, ठीक है, और आपका फेयरवेल करा रहे हैं, और रिसर्च के नाम पर गूगल से उतर उतर के रख रहा है, ठीक है। कोई इंपीरिकल स्टडी ये नहीं हो रही है। कितने स्टडी, कितने रिसर्च स्कॉलर आपके पास आए आज तक डेटा कलेक्ट करने कि सब जो है फला कानून पर आप क्या सोचते हो, या फला कानून क्यों असफल हो गया, इसकी आपकी क्या
सोच है इसके बारे में? कितने लोग कचहरी आते हैं ये देखने कि वैवाहिक कानून असफल क्यों हो रहे हैं? ठीक है, आइए जरा फैमिली कोर्ट, ठीक है, वहां दोनों पक्षों का इंटरव्यू लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि आज शिक्षा, ठीक है, जिसे हायर एजुकेशन कह रहे हैं, ये प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मूल्यों के प्रति, ठीक है, असम्मान की भावना ये रखना ही, ठीक है, उच्च शिक्षा की गारंटी और हम उच्च शिक्षित हैं इसका प्रदर्शन ये मान रहा है। उसके मन में पारिवारिक मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, तो कारण क्या है? ये तो कोई जानने आया नहीं, हमने तो देखा नहीं पिछले 25 सालों में कोई रिसर्च स्कॉलर कुछ भी पूछने आया हो कचहरी में। ठीक है, और कानून की इंपेरिकल स्टडी तो वहीं होगी, कानून की इंपेरिकल स्टडी कहां होगी? वो तो वहीं होगी। न्यायाधीशों का व्यवहार क्या है, वकील किस ढंग से आर्गुमेंट कर रहे हैं, यही तो अध्ययन किया है किन्ने? यथार्थवादियों ने। इसीलिए तो वो जाने भाई यथार्थवादी कचहरियों में ही तो गए हैं, और वहां उन्होंने लिटिगेंट से पूछा है कि क्या करने आए हो, तो उसने बताया कि कुछ नहीं, मकान पे कब्जा कर लिया, स्टे तो मिल ही जाएगा। तब यथार्थवादियों को समझ में आया कि न्यायालय लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कम, अपने कुकर्मों की रक्षा के लिए ज्यादा जा रहे हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जिसके बारे में बुरे लोगों के मन में ये पूरी गारंटी है कि वहां से तो हमें अनुतोष मिल ही जाएगा। ये एम्पिरिकल स्टडी क्या घर में हुई? फेयरवेल में नाचते कूदते युगल नृत्य और एकल नृत्य करते हुए हुई? ठीक है, वो जो सेमिनार आयोजित करते हो यूजीसी के पैसे की बर्बादी, जिसमें बड़े बड़े शोध पत्र पढ़े जाते हैं और वो सारे शोध पत्र नकल होते हैं। ठीक है, तो जब ये होगा तो गलगोटिया ही होगा, और क्या होगा? तो इसके उत्तरदायी कोई लीडर थोड़ा ही है। लीडर तो शिक्षा के लिए बजट बस यही दे सकते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं, उसकी बर्बादी तो आप करते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब जो है लीडर भ्रष्ट हैं, तो तुम कौन से अच्छे हो? उन्हें तो लोग गाली भी दे रहे, तुम्हारे तो पैर छू रहे हैं। भाई तुम्हारे तो पैर छू रहे, टीचर को तो बहुत सम्मान मिल रहा, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो फेयरवेल करा रहे हो, और फेयरवेल में युगल नृत्य, और वो भी ऐसे भौंडे गानों पर, ठीक है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सुनने वाले समझ लेंगे। एलएलएम फैकल्टी में किसी यूनिवर्सिटी के गाना बजा था कि मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, ये गाना बज रहा है फेयरवेल पार्टी में, जहां एचओडी बैठा है, जहां टीचर्स बैठे हैं, वहां ये हो रहा है। तो फिर गलगोटिया ही होगा, और क्या होगा? ठीक है, दूसरी चीज, अगर एक आध कोई पढ़ने वाला निकल आया तो वो तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है। वही कहते हैं ना कि क्यारी लगाई गई है, उसमें 100 पेड़ लगाए गए, 90 चले, 10 नहीं चले, माना जाएगा माली कुशल था। 10 दुर्भाग्य रहा होगा, नहीं चले, होता है। 70 चले, 30 मुरझा गए, मानेंगे, चलिए हो गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। लेकिन 10 चले, 20 चले और 80 मुरझा गए, तब क्या माने? तब तो यह मानना पड़ेगा कि वो 20 ईश्वर के हमसे लिखा कर आए थे कि चलेंगे ही। ठीक है, फैराडे किसी यूनिवर्सिटी में एमएससी करने नहीं गया था, जिसने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दे दिया। ठीक है ना, बुक बाइंडर था, बुक बाइंडर, या एडिसन या फिर जेम्स वॉट
ये न्यूटन, ये एमएसटी नहीं किए थे, ये सबके सब ऐसे ही थे, कुछ नहीं किए थे, लेकिन बहुत कुछ हुए। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वहां से लिखा कर आया है कि स्कॉलर हो ही जाएगा, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी यानी तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस की, वो तो हो ही जाएगा। तो वो 20 और 30 जो निकले इंस्टीट्यूशन से, वो तुम्हारे प्रयासों से नहीं निकले। तुमने तो वाइवा में उन्हें नंबर कम ही दिए हमेशा। तुमने तो वाइवा में, आप जरा देख लो विभिन्न एजुकेशनल, हमारी एक एक बात आप जो है प्रैक्टिकली, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रिकॉर्ड उठा लो, जो आपको जीवन में सफल दिखेंगे, जीवन में सफल दिखेंगे, वो उनके जो अंक पत्र होंगे वो बहुत कम मार्किंग दर्शित कर रहे होंगे। मतलब सामान्यतः ऐसा होगा, सामान्यतः, इन जनरल, एक्सेप्शनली कुछ अलग भी हो सकता है। और जो अंकों में बहुत सफल दिखेंगे वो जीवन में बिल्कुल असफल। ये खाई क्यों है? ठीक है, इसीलिए है क्योंकि आप वहां कुछ करा ही नहीं रहे, और जो आपकी फ्लैटरिंग कर रहे हैं, सिर्फ उनको आप नंबर बांट रहे हैं, उसका परिणाम यह हो रहा है कि वहां बड़े बड़े संस्थानों में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर वही पहुंच रहे हैं जो सिर्फ कहे जा सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं, अदरवाइज तो उनमें और थंब इंप्रेशन, अंगूठा टेक, इसमें कोई अंतर नहीं है, वो पढ़े लिखे अंगूठा टेक। तो इसके लिए मीम प्रधानमंत्री के नहीं, खुद के बनाने चाहिए, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बनाने चाहिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी संचालकों के बनाने चाहिए। यही हो ही रहा है। ठीक है, आप सोचो 1960 के दशक में, 50 और 60 के दशक में, हम एकदम, जीएस मेरी अच्छी नहीं है तो इसलिए हम एकदम नहीं बता सकते, 50 और 60 के दशक में अमेरिका और रूस ने आदमी उतार दिया, ठीक है, चंद्रमा पे। चलिए आप कहेंगे हमारी तो सब आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, ये भी एक बात हो सकती है, बात ठीक भी है कि हम रोटी पहले उपलब्ध कराएं या स्पेस में, ठीक है, उतरने की कोशिश करें, यह भी एक बात हो सकती है। सभी तरफ सोचना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह सिर्फ आपका बहाना है। यह भी उतना ही सच है कि अगर आर्थिक दशा होती तो भी 50 और 60 में तुम उतार नहीं पाते। अब आप कहीं हमारा तो गुलामी का काल था, ठीक है, अब आपका तर्क ये होगा तो आपका ये रोवर चूक क्यों गया था? ठीक है, पहले तो आप उतार रहे थे, कहां उतरा था? एक बार तो असफल ही हुआ। चलिए वो सब चीजें रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आपने जो माहौल पैदा किया है शिक्षा के क्षेत्रों में, वो बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुछ नहीं आता है, कुछ आता ही नहीं है, और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल हो रही हैं, बस इतना ही है। तो इसलिए फिर गलगोटिया ही होता है, फिर तो कुछ और हो भी नहीं सकता। और क्या होगा? यही होना ही है, ठीक है। ये तो विचार का विषय आप लोगों के लिए है, आप लोगों की मीनिंग दर भाई शिक्षा जगत के लोगों के लिए, कि जो आपने किया है, ठीक है, जो आपने वैश्विक फजीयत कराई है, तो आपके लिए विचार का विषय। उसके लिए मीम प्राइम मिनिस्टर के क्यों, आपके बनने चाहिए, लेकिन वही बात है, खुद के लिए कैसे कह दें नेता खराब है, हम चोर हैं बैठ के, ठीक है, चोरी करने बैठे जहां है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये है, तो इसलिए भाई पहले 200 नंबर हिंदी और वो 200 नंबर अंग्रेजी और ये होता था, तो अब कठिनाई भी हुई है और आसानी भी हुई है, दोनों बातें हुई है। कठिनाई ये हुई है कि माइनस मार्किंग शुरू हुई, जो मेरे जमाने में नहीं थी।
और आसानी यह है कि अब 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का अंग्रेजी, एक बैलेंस रहेगा। अंग्रेजी होनी चाहिए, ग्लोबल लैंग्वेज है, आज की डेट पर जानकारी उसमें बहुत उपलब्ध है, तो इसलिए वो होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हमें अंग्रेज नहीं चाहिए, हमें न्यायाधीश चाहिए, ठीक है, वकील चाहिए। तो आप ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको एज सच जरूर देख लेंगे। तो उसने कहा पूर्व न्याय, तो पूर्व न्याय मतलब प्रांग न्याय, रेस जुडिकेटा। तो पूर्व न्याय इसे कही क्यों रहा है? पूर्व न्याय इसीलिए कह रहा है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 मुकदमे आ जाएंगे, उनमें से एक डिसाइड हो जाएगा और दोनों में पक्षकार समान होंगे और दोनों में ही क्या होगा, जो मैटर इन इशू होगा वो भी समान होगा। पक्षकार समान होंगे, मैटर इन इशू समान होगा और मैटर इन इशू जो होगा वो क्या होगा, फाइनली डिसाइडेड होगा। या ये भी हो सकता है कि पिछले मामले में कोई एक इशू हो, कोई एक इशू वो फाइनली डिसाइड किया गया हो और वही इशू दोबारा फिर किसी लिटिगेशन में उठ गया हो, तो वो पर्टिकुलर इशू जो पहले डिसाइड हो चुका है उसको एज सच मान लेंगे, शेष बातें डिसाइड करते रहेंगे। तो जब शेष बातें डिसाइड करेंगे तो उस एक इशू को डिसाइड करने में जो समय लगने वाला है उसकी बचत होगी। ये रेस जुडिकेटा कहेगा। और रेस जुडिकेटा केवल समय की बचत इसी पर आधारित नहीं है। आपसे यह भी खूब पूछा जाता है जब आप प्री में बैठते हैं कि रेस जुडिकेटा पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है, इक्विटी पर आधारित है या प्राइवेट जस्टिस इस पर आधारित है, ठीक है, ये काहे पर आधारित है? 3 मैग्जिम, वो लैटिन मैग्जिम है, वो हमें कभी याद नहीं हुआ, ठीक है, वो भी पूछे जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो उन्हें याद करने का वही तरीका जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम लोगों ने देखा था कि डेमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डेमनम। तो हमने आपसे कहा था कि जब इंजूरिया आए पहले तो आप ये समझ लें कि क्षति होगी, हानि नहीं होगी। यानी मसला एशबी वर्सेस वाइट का होगा, क्षति होगी, हानि नहीं होगी। एशबी वर्सेस वाइट आपको याद होगा, उसके तथ्य थे चुनाव चल रहा है, वादी को वोट डालने से रोक दिया गया, ठीक है, वादी जिसको वोट देना चाहता था वो जीत भी गया। यानी वादी को न तो आर्थिक हानि हुई और न कोई मानसिक कष्ट पहुंचा, भाई जीत भी गया वो। लेकिन चूंकि उसका वोट डालने का अधिकार था और अधिकार सारे संसार के विरुद्ध होता है और अधिकार यूं तो हाफील्ड के मुताबिक अनेक प्रकार के क्लासिफिकेशन में अनेक प्रकार का हो जाएगा। कभी तो वो निर्योग्यता, सॉरी, कभी तो वो विशेषाधिकार बन जाएगा, कभी सामर्थ्य बन जाएगा, कभी शक्ति बन, आदि आदि। लेकिन अधिकार का जो सामान्य स्वरूप या सामान्य अर्थ समझा जाता है वो यही समझा जाता है कि अधिकार का मतलब है कोई उसमें हस्तक्षेप फिर नहीं कर सकता। जबकि एशबी वर्सेस वाइट में उसे वोट डालने से रोक दिया गया, यानी अधिकार का वायलेशन हुआ। जब अधिकार का वायलेशन हुआ तो व्यक्ति को क्षति हुई है अकृत्य की भाषा में। अकृत्य विधिक अधिकार इसके वायलेशन को क्षति के रूप में देखते हैं
और जहां क्षति हुई है वहां क्षतिपूर्ति है। ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो एशवी वर्सेस वाइट में अकृत्य हुआ माना गया, यद्यपि वादी को हानि 1 रुपए की नहीं हुई, तो इंजूरिया सिने डेम्प्टम, हमने कहा था इंजूरिया पहले आ जाए, तो मान लीजिएगा कि क्षति हुई है, हानि नहीं हुई, और डेम्नम पहले आ जाए तो हानि होगी, क्षति नहीं होगी। और जब हानि होगी सिंपल, तो हानि आपको होती रहे। अपकृत्य विधि में मुकदमा थोड़ी आ जाएगा। अरे भाई आप गिर गए, आपके चोट लग गई, तो इसके लिए आप जिससे लड़ाई मानते थे उसे दंडित तो नहीं कर देंगे हम। भाई आप गिर गए तो क्या करें, लग गई चोट तो हम क्या करें। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा थोड़ी है कि बोले बकरी मर गई तो किसी ने किसी तो फांसी चढ़ाना ही है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो यही अपकृत्य का है। तो गोस्वामी जी ने बहुत पहले कहा कि जो हानि लाभ जीवन बनाना, ये शपेश विधिया, तो हानि लाभ ये तो होते रहेंगे जीवन में, उसके लिए किसी को उत्तरदायी ये तो नहीं ठहराया जा सकता। तो डेम्नम सिने इंजूरिया इसी स्थिति की बात करता है कि भाई हानि हुई, कोई अपने विधिक अधिकारों का उपयोग कर रहा था और आपको हानि हो रही थी, तो हो, वो कहता ना, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, भाई वो तुम्हें नुकसान पहुंचा थोड़ी रहा, वो तो अपने विधिक अधिकारों का उपयोग कर रहा था, आपको नुकसान पहुंच रहा, ये दूसरी बात है। तो इसका उदाहरण कौन सा था, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, ठीक है, ये उदाहरण था डेम्नम सिने इंजूरिया का। उसमें वो कहता था कि एक स्कूल आपने खोल रखा, पड़ोस में हमने खोल लिया, हमारे स्कूल में सारे बच्चे आ गए, आपके यहां एक भी नहीं रहा, आपको बहुत हानि हुई, लेकिन अपकृत्य थोड़ी हो गया, हम अपने विधिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको नुकसान हुआ तो हो, इसका क्या किया जा सकता है, तो होगा ही होगा। तो हमेशा नुकसान क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं देगा। तो 2 स्थितियां, इंजूरिया सिने डेम्नम, डेम्नम सिने इंजूरिया, हम लोगों ने देखी थी और उन्हें इन्हीं प्रकारों से याद किया था। यही प्रांग न्याय के जो 3 सूत्र हैं, उन्हें याद करने में तरीका अपनाना चाहिए। हमने तो वही अपनाया, और जो हमने अपनाया वही हम बता सकते हैं, किसी और ने जो अपनाया वो हम बता ही कैसे सकते, वो तो उसका है। एक शब्द आता है, वो नेमो विक्स वेक्सारी, ऐसे करके आता है। ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिए इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति को एक वाद कारण पर 2 बार दुखी नहीं किया जा सकता, तंग नहीं किया जा सकता। ठीक, एक व्यक्ति को एक वाद कारण पर एक ही बार अभियोजित करना चाहिए, या एक ही बार उसे अभियोजित किया जा सकता है, या एक वाद कारण पर उसे बार बार परेशान नहीं किया जा सकता। बात को किसी भी प्रकार से कह ले, इस सूत्र का अर्थ यही है। जब आपको नेमो वेक्सारी ये करके पढ़ने को मिल जाए तो उसका अर्थ यही होता है। और ये सूत्र प्राइवेट जस्टिस इस पर आधारित है। ये जो नेमो वेक्सारी, ये प्राइवेट जस्टिस इस पर आधारित है। आपको अलग अलग हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर अलग अलग पूछा जाए तो भी आप मुंह पकड़कर न बैठे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि नेमो वेक्सारी ये जिस सूत्र में आ जाए, 3 लैटिन सूत्र हैं, तीनों के पूरे पूरे हमें याद नहीं होते कभी भी, लेकिन पहला ये है, और उसमें बात को किसी भी तरीके से कह दिया जाए, उसका मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति को एक बार एक वाद कारण पर अभियोजित किया जाना चाहिए, कहने का तरीका कोई भी हो।
ठीक है, और ये प्राइवेट जस्टिस इस पर आधारित है, व्यक्तियों के बीच न्याय। प्राइवेट जस्टिस का मतलब व्यक्तियों के बीच न्याय। भाई दो व्यक्तियों के बीच एक बार डिसाइड होनी चाहिए चीजें, हर बार डिसाइड करने के लिए थोड़े ना बैठे रहना चाहिए। तो ये प्राइवेट जस्टिस इस पर आधारित है। दूसरा सूत्र आता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिका, ऐसे करके कुछ आता है। हाँ, तो इंटरेस्ट रिपब्लिका, इंटरेस्ट शब्द आ जाए कि इंटरेस्ट रिपब्लिका। अब रिपब्लिक आपको मालूम है गणतंत्र को कहते हैं, और इंटरेस्ट माने हित। तो इंटरेस्ट रिपब्लिका ये शब्द जैसे ही आए वैसे समझ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है कि ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का शीघ्र अंत हो। ये राज्य के हित में है, क्योंकि विवाद जितना बढ़ता जाएगा, जितनी जल्दी डिसाइड हो उतनी ही व्यवस्था और शांति के लिए हितकर होगा। इसलिए ये दूसरा सूत्र जो है, जैसे इंटरेस्ट रिपब्लिका है, आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ ये निकलेगा, ये राज्य के हित में। और तीसरा आपका जब आए, तीसरा क्या है, रेस जुडिकेटा। जब रेस जुडिकेटा शब्द आ जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशियल डिसीजन है पूर्व का, उसे वो ठीक है इस रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है ना, कि न्यायिक निर्णय जब आपका नेमो बिस वेक्सारी आ जाए तो एक व्यक्ति को दोबारा अभियोजित नहीं करना चाहिए। जब इंटरेस्ट रिपब्लिका है तो राज्य के हित में यह है कि मुकदमेबाजी का शीघ्र अंत हो। और जब रेस जुडिकेटा ये सूत्र में लिखा हुआ आपको दिखाई दे, तो आप ये मान लें, क्योंकि रेस जुडिकेटा में दो निर्णय होते हैं, एक फ्यूचर लिटिगेशन और एक पास्ट लिटिगेशन। पास्ट लिटिगेशन में मामला डिसाइड हो चुका है, और वो पास्ट लिटिगेशन में जो कुछ डिसाइड हुआ वो फ्यूचर लिटिगेशन को बार कर देता है। फ्यूचर लिटिगेशन नहीं होगा ऐसा कहता है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत, जो धारा 11 में है। इसलिए रेस जुडिकेटा, अगर इस शब्द का प्रयोग सूत्र में हो गया तो इसका अर्थ होता है कि द डिसीजन विच हैज बीन गिवन बाय द कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट डिसीजन। ठीक है, भले ही वो करेक्ट नहीं है, भले ही करेक्ट नहीं है, लेकिन एज ए करेक्ट उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, न्यायालय ने निर्णय दिया पूर्व में, उसके विरुद्ध आपको अपील का अधिकार नहीं था, तो कुछ और लीगल रेमेडी होगी आपके पास। अगर वो डिसीजन गलत है तो उसको सही कराने के लिए, ठीक है, आपने वो अवेल नहीं की, ठीक है, या आपने अवेल की लेकिन खारिज कर दी गई, ठीक है, या अवेल करने का समय निकल चुका है। स्थिति कोई हो, अगर अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दी अपील, तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि अब वो ठीक ही है, ठीक मान लिया जाएगा। जो कुछ ठीक मान लिया गया और जो कुछ ठीक है, इसके बीच भेद है। मानना तो मान्यता का सवाल है। जो कुछ आपने माना है वो तो आपकी मान्यता है। आपकी मान्यता चीजों को ठीक कर तो नहीं सकती, तो वो तो आपकी मान्यता का सवाल है, हो सकता है ठीक ना हो, ठीक है। तो अपीलेट कोर्ट ने अगर अपील निरस्त कर दी, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि द जजमेंट विच हैज बीन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट दैट इज करेक्ट। इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि दैट विल बी प्रिज्यूम्ड बाय अस एज अ करेक्ट।
ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ, वो उपधारित होगा कि ठीक है, और ठीक होना और उपधारित किया जाना दोनों बातें अलग हैं। ठीक होना स्वभाव का लक्षण है, और ठीक उपधारित करना व्यवस्था को चलाने के लिए की गई काम चलाऊ व्यवस्था है। ठीक है ना, ये काम चलाऊ व्यवस्था है कि अंततः हम कुछ ना कुछ तो ठीक मान ही लेंगे। जैसे केल्टन कहता ना कि अंततः कोई चीज तो मानेंगे जो सबको विधि मान्यता दे रही है। भाई आखिर कानून वैध क्यों है? लोग कानून बनता है और उसे वैध मान लेते हैं, क्यों? क्या खास बात हो गई? तो केल्सन कहता है कि चूंकि वो ग्रूंड नाम से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और कहते ग्रूंड नाम दिखाओ, तो वो कहता दिखाया नहीं जा सकता, होता है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो मानना ही होगा, बिना कुछ माने कुछ हो ही नहीं सकता, मानना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका जुडिशियल डिसीजन है पूर्व न्यायालय का, उसे हम ठीक मान लेते हैं व्यवस्था चलाने के कारण, वो ठीक है ये नहीं कह सकते हम। इसलिए जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, इसका आधार न्याय नहीं है, इसीलिए इसका आधार न्याय नहीं है, इसका आधार लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, आप याद करते हो कि प्रांग न्याय का आधार पब्लिक पॉलिसी है, ये भूल जाते हो। समझना पड़ेगा कि उसका आधार पब्लिक पॉलिसी है, ये हम कहते ही क्यों हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जुडिशियल डिसीजन करेक्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस इसलिए ये न्यायिक व्यवस्था से आया और आपने उसे ठीक कराने का या तो कोई प्रयास नहीं किया, या आपके प्रयासों को मान्यता नहीं मिली, या प्रयास किए जाने के लिए जो समय निर्धारित था वो बीत गया। स्थिति कुछ भी हो, बट नाउ द डिसीजन इज फाइनल। और यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का शीघ्र अंत हो। ठीक है, और जुडिशियल डिसीजन को करेक्ट माना जाए, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो सूत्र हैं नीचे के, ये पब्लिक पॉलिसी पर आधारित दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो अगर तीनों सूत्रों के बारे में अलग अलग आपसे पूछा जाए, तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट जस्टिस, एंड सेकंड एंड थर्ड आर बेस्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बट एज अ होल अगर आपसे सवाल यह बन रहा है कि तीनों सूत्र काहे पर आधारित हैं, तो तीनों सूत्र आधारित हैं लोकनीति पर। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जस्टिस भी लोकनीति का ही भाग होता है। और अगर अलग अलग पूछ दिया गया है, तो पहला यानी जिसमें नेमो बिस वेक्स वेक्सारी आ रहा है, एक व्यक्ति को दोबारा अभियोजित नहीं करना चाहिए, वो प्राइवेट जस्टिस पर, और जिसमें राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का शीघ्र अंत हो, और रेस जुडिकेटा जिसमें आ जाए, जिसमें कि फॉर्मल जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट, ये दो सूत्र पूछे जाए तो वो पब्लिक पॉलिसी पर। ये आपका रेस जुडिकेटा, और रेस जुडिकेटा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो तो दुनिया की सभी विधिक व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में जो हिंदू विधि शास्त्री रहे हैं, उन्होंने इसे पूर्व न्याय, जो इसका नाम है, उसी रूप में अपनाया। जो रोमन लॉ है,
ठीक है, उसमें विधि शास्त्रियों ने यह कहा कि दो व्यक्तियों के बीच एक विवाद एक ही बार निर्धारित होना चाहिए, इस रूप में है। प्रांग न्याय पूर्व न्याय शब्द के द्वारा नामित करके इस सिद्धांत को वहां वर्णित नहीं किया गया है रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो ये लाइन मिलती है कि दो व्यक्तियों के बीच किसी भी विवाद को सिर्फ एक ही बार डिसाइड किया जाना चाहिए, ये इसी सिद्धांत का शुद्धतम स्वरूप है जो वहां वर्णित है। ठीक है, चाहे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो, चाहे रोमन लॉ पर आधारित, ठीक है, सब कंटिनेंट हो, चाहे मोहम्मदन लॉ हो, चाहे आपका हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, कोई विधिक व्यवस्था रही हो, उसमें इन सिद्धांतों को मान्यता मिली है, क्योंकि इन सिद्धांतों के बिना जो व्यक्तियों के अधिकार हैं ये हमेशा खतरे में रहेंगे, क्योंकि एक बार डिसाइड किया, दोबारा फिर झगड़ा शुरू हो गया उसी बात को लेकर, अब फिर डिसाइड करो, और अब की जब डिसाइड करो तो हो सकता दूसरे का डिसाइड हो जाए, तो पहले वाले के पक्ष में जिसने डिसाइड किया था वो क्या उसने अपनी मर्जी से किया था, उसने भी तो कानून के मुताबिक किया था, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए हर विधिक व्यवस्था में इस सिद्धांत को अपनाया गया है, पूर्व न्याय के सिद्धांत को। तो पूर्व न्याय के सिद्धांत या प्रांग न्याय के सिद्धांत का जब विश्लेषण करते हैं तो एक बात ध्यान में आ रही है, और वो ध्यान में जो बात आ रही है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि वादों की बहुलता ये निवारित हो, क्योंकि जो तीनों सूत्र हैं इनमें किसी का भी विश्लेषण आप कर लें, जो अल्टीमेटली दिखाई देता है, जिसे तीनों सूत्रों की निष्पत्ति है, ये तीनों सूत्रों का निष्कर्ष ये कहा जा सकता है, वो एक ही बात दिखाई देती है कि वादों की बहुलता ये निवारित होनी चाहिए। हालांकि ये बात दूसरे सूत्र में अधिक स्पष्टता के साथ कही गई है, लेकिन पहले और तीसरे सूत्र में भी इस बात के दर्शन होते हैं। तो क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की बहुलता, इसको निवारित करने के लिए सीपीसी में अकेला प्रोविजन प्रांग न्याय नहीं, धारा 10 भी उसी बात को भिन्न संदर्भों में कह रही थी। आगे भी हम लोग देखेंगे जो विदेशी निर्णय है वो भी कई बार प्रांग न्याय के तौर पर काम करना शुरू कर देगा, और उसको जो मान्यता हिंदुस्तान में दी गई है वो भी इसी कारण दी गई है कि वादों की बहुलता ये निवारित हो। हम लोग आदेशों में पहुंचेंगे तो वहां भी कई बार क्या होगा कि नया सूट लाने से आप रोके जाएंगे। आदेश 9 आएगा, उसमें 9(3) आएगा, 9(9) आएगा, वो ये कहेगा कि अगर पक्षकार सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर उपसंजात नहीं होते, एपियर नहीं होते, ठीक है, एपियर ये भी अपने में एक शब्द है। एपियर माने प्रतीत होता है, और है दोनों बातें अलग अलग होती हैं। होना अलग बात है और प्रतीत होना अलग बात है। हमने कहा था प्रतीत होने के लिए माध्यम की जरूरत है और होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। आप प्रतीत हो इसके लिए शरीर की जरूरत है। जिस दिन शरीर नहीं होगा उस दिन भी आप होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी प्रतीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रतीति अनुभव उससे होगी, माध्यम से। उस दिन शरीर खो गया,
तो आपकी अपीयरेंस ये नहीं हो सकती, ठीक है, यानी आप प्रतीत नहीं हो सकते आप, लेकिन हैं आप, ये नहीं कहा जा सकता कि आप नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अगर बीज में पेड़ नहीं था तो आया कहां से? भाई बीज आपने मिट्टी में दबाया, तो क्या पेड़ मिट्टी में था जो बीज से प्रकट हो गया? भाई कहीं तो होगा, या तो मिट्टी में होगा, या हवा में होगा, या धूप में होगा, कहीं तो होगा, नहीं तो आया कहां से? ठीक है, तो अगर मिट्टी में है तो बीज मत दबाओ तो भी निकल आना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब नहीं बीज में ही पेड़ है, उसकी अपीयरेंस नहीं है, अभी परिस्थितियां मिल जाएंगी, मिट्टी आदि आदि, मिट्टी पानी फलाना ढिमाका, अपीयरेंस हो जाएगी, दिखाई देने लगेगा, माध्यम चाहिए अपीयरेंस के लिए, तो अपीयरेंस अलग बात है और होना अलग बात है। आप पक्षकार हैं, ठीक है, नो डाउट आप पक्षकार है वाद के, लेकिन अपीयर तो नहीं हो रहे सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर, आप अपीयर नहीं हुए, उपसंजात नहीं हुए, आप नहीं हैं ये बात नहीं है आप, लेकिन प्रतीत तो होने चाहिए। तो सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर आप यदि उपसंजात नहीं होते और आप वादी हैं तो अलग नियम बताएगा कि आपका सूट निरस्त हो जाएगा, ठीक है, और नया वाद आप नहीं लाएंगे। हालांकि 9(3) कहेगा कि अगर वादी और प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित हैं, आपने सूट फाइल किया, प्रतिवादी अभी आया नहीं एक बार भी, और आप भी गायब हो गए, आप भी गायब हो गए किन्हीं भी कारणों से, और सूट निरस्त हो गया, तो नया सूट आ जाएगा। लेकिन आपने सूट फाइल किया, प्रतिवादी आ गया, प्रतिवादी था, आप नहीं थे किन्हीं भी कारणों से, सूट निरस्त हो गया, अब नया सूट, ठीक है, ये नहीं आएगा। आपको उसी सूट में कारण बताना होगा न्यायालय को, और न्यायालय प्रतिवादी को सुनने के बाद, क्योंकि वो हाजिर था, कि आपका कारण कितना ठीक है, तब आप उसी सूट में कार्यवाही करेगा, अगर वो आपके द्वारा बताए गए कारण से संतुष्ट हो जाएगा, अदरवाइज नया सूट नहीं आएगा। और आपको हमने जब सीपीसी हम शुरू कर रहे थे तभी हमने कहा था कि सीपीसी पूरी की पूरी प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन फिर भी इसमें धाराएं भी हैं और इसमें आदेश भी हैं, और 2(1) कहती संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं, आदेश इसका पार्ट। और जब आप धाराओं की या धाराओं के भाग को पढ़ोगे तो ऐसा प्रतीत होगा, वैसा है नहीं, वैसा प्रतीत होगा कि मानो सबस्टेंटिव लॉ पढ़ा है, जैसे सबस्टेंटिव लॉ अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य आदि देता है, वैसे ही धाराएं आपको उसी प्रकार के अधिकार देती दिखाई देगी, और विस्तार से प्रक्रिया आदेशों मिलेगी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट निवारित करने के लिए नियमों में, यानी आदेशों में कई जगह पर लिखा हुआ है कि नया सूट नहीं आएगा अगर ऐसा हुआ है तो, और उन सारे नियमों में लिखी इन बातों के लिए धारा 12 स्पष्ट प्रावधान करती है कि जहां कहीं भी आप नियमों के द्वारा नया सूट लाने से रोक दिए गए हो, वहां आप नया सूट नहीं लाओगे, ठीक है ना, ये वहां धारा 12 में स्पष्ट कहा गया। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, इसे निवारित करने के लिए धारा 10, 11, 12, 13 ये तो है ही है, और भी प्रोविजन मिलेंगे 21 से, जैसे, ठीक है ना, 21 से कह रहा है कि अगर स्थानीय अधिकारिता या धनीय अधिकारिता न होते हुए भी न्यायालय ने डिग्री पारित कर दी तो ऐसी डिग्री को
निरस्त कराने के लिए कोई नया सूट नहीं आएगा, तो वो भी प्रोविजन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, इसको निवारित करने के लिए। तो जो इसेंस दिखता है किसका, रेस जुडिकेटा का, वो ये दिखाई देता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की बहुलता, ये निवारित होनी चाहिए। ऐसे प्रोविजन अन्य विधियों में भी है, ठीक है, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को निवारित करते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के बीच फर्क कहां होता है, ये थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दो तीन बातें हैं, जैसे हमने कहा था कि ठीक है, रेस जुडिकेटा में जो कुछ डिसाइड हुआ वो गलत हो सकता है, सही हो आवश्यक नहीं है, इसीलिए हमने लोक नीति का उसे भाग माना है। हमने उसे न्याय का सिद्धांत नहीं कहा, वो न्याय का सिद्धांत है भी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ पब्लिक पॉलिसी का भाग है, वो एक काम चलाऊ व्यवस्था है और इस आधार पर बनाई गई कि अगर एक बार जुडिशियल डिसीजन हो गया और वो गलत है, तो आपको फिर उससे रेमेडी मांगनी चाहिए जो लॉ गिवर है, जो कानून देने वाला है, उससे मांगिए रेमेडी, कानून से मत मांगिए, उससे मांगिए मीनिंग देर भाई विधायिका चाहे तो बनाए भैया कि रेस जुडिकेटा फॉलो नहीं होगा कल से, जो लॉ गिवर है उससे रेमेडी मांगिए, लॉ से मत मांगिए, ठीक है ना, क्योंकि काम ही नहीं चल सकता, और अगर अव्यवस्था विधायिका उत्पन्न करना चाहती तो करे, लेकिन यहां फिर अन्याय भले ही हो, लेकिन कानून से रेमेडी नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि अगर हमने कानून में ऐसे बहुत से प्रोविजन बना रखे हैं, वो सब काम चलाऊ है, पुलिस सही विवेचना करेगी, जज साहब सही डिसाइड करेंगे, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जज साहब को अगर दंड देना हमने शुरू कर दिया गलत डिसाइड करने पर, तो फिर वो डिसाइड ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे क्योंकि गलती तो किसी से भी संभव है, भैया हमसे कहो कि अगर भैया एक बार भी गलत हो गया तो तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे, तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बात ही खत्म है। अरे भाई गलत तो हो ही जाएगा, हम कितने भी सावधानी से पढ़ाएं कभी तो चूक होगी, हम गलत बता जाएंगे। अब आपको नहीं वो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कैसे चलेगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कानून में बहुत जगह संरक्षण दिया जाता है, जानते हैं कि संरक्षण का दुरुपयोग होगा, सबका होता है, लेकिन फिर भी संरक्षण तो देना ही होगा, कैसे चलेगी व्यवस्था। तो आपका लोक नीति के आधार पर हम ये चीजें मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कानूनों में रहता है कि लोक नीति के आधार पर कुछ सिद्धांत बन जाते हैं, वो सिद्धांत प्रांग न्याय जैसे दिखते हैं, इनफैक्ट वो प्रांग न्याय है नहीं, जैसे स्टेरे डेसिस, पूर्व निर्णय का सिद्धांत, ठीक है, प्रेसिडेंट, रूल ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसाइड कर रखा है वो अगले मुकदमे में भी लागू होगा, ठीक है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत और प्रांग न्याय, पूर्व न्याय का सिद्धांत, ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। पूर्व निर्णय ये लागू हो, इसके लिए शर्तें लिखी हैं यहां, ठीक है, पूर्व निर्णय, सॉरी गलत बोल गए हम, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो, प्रांग न्याय लागू हो, इसके लिए शर्तें लिखी हैं। वो सूट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुडिक्शन इन बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है ना, ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन और ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर और ऑन द सेम इशू, ठीक है ना, बहुत सारी शर्तें लिखी हुई, उनकी पूर्ति हो, और सबकी पूर्ति हो भी गई तो भी पूर्व न्याय प्रांग न्याय का सिद्धांत किनके बीच लागू होगा, उन्हीं पक्षकारों के बीच
या उनसे व्युत्पन्न हक के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच जब उसी विषय वस्तु, उसी वाद कारणों को लेकर दोबारा फिर मुकदमेबाजी करने का प्रयत्न होगा, तो उन्हीं पक्षकारों के बीच वो लागू होगा। स्ट्रेंजर्स जो उस सूट के लिए हैं, जो अजनबी हैं उस सूट के लिए या उस सब्जेक्ट मैटर के लिए, उन पर प्रांग न्याय लागू नहीं होगा, पूर्व न्याय लागू नहीं होगा। जबकि पूर्व निर्णय, अरे भाई मूल ढांचे का सिद्धांत तो केशवानंद भारती और राज्य का भी डिसाइड हुआ, लेकिन पूर्व निर्णय का वो जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो तो आज भी लागू हो रहा, तुम लाओ भी अभी लागू हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रांग न्याय इसमें विषय वस्तु और इशू which has been litigated in that particular litigation, उस पर निर्णय होता है। जबकि स्टे डेसिस ये पूर्व निर्णय के सिद्धांत में कानून की व्याख्या की जाती है और कानूनी सिद्धांत ये विकसित होता है। वो कानूनी सिद्धांत भी गलत हो सकता है, ठीक है ना, वो गलत हो सकता है। जैसे गोरखनाथ में जो डिसाइड हुआ गलत ही तो था, गलत ही तो था, इसलिए पुनर्विलोकन ये भी होता रहता है। लेकिन फिर भी कानून के कुछ सिद्धांत जो निर्धारित हो जाते हैं और लंबे समय से निर्धारित है, फॉलो हो रहे हैं लगातार, ठीक है, और उन्हीं को स्थापित विधि, एस्टेब्लिश लॉ ऑफ द लैंड ये कहा जाता है। तो जो पूर्व निर्णय का सिद्धांत विधि स्थापित करता है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या करता है, विधि को स्थापित करता है, कानूनी सिद्धांतों को स्थापित करता है। वे कानूनी सिद्धांत किन्हीं भी पक्षकारों के बीच स्थापित हुए हों, वे कानूनी सिद्धांत उस प्रकृति के जितने भी मामले आते हैं वे किन्हीं भी पक्षकारों के बीच हों, उनमें लागू किए जाते हैं, ठीक है। जबकि पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत समान पक्षकारों के बीच, ठीक है, उसी विषय वस्तु के संबंध में दोबारा मुकदमेबाजी होने की दशा में ही लागू होता है। तो इट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ स्टे डेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। वो कानून के सिद्धांत को निर्धारित करता है, ये इशू को निर्धारित करता है। दैट इशू में बी इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ, ठीक है, मिक्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ, कुछ भी हो सकता है। ये इशू को निर्धारित करता है, वो लॉ को निर्धारित करता है, कानून को निर्धारित करता है, कानूनी सिद्धांत को निर्धारित करता है। ये सेम पार्टीज में लागू होगा, वो अजनबियों के बीच भी लागू होगा। अजनबी यानी स्ट्रेंजर्स, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सूट और लीगल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, ठीक है ना, उसको भी लागू होता है। ऐसे ही वाद का प्रत्याहरण आदेश 23 में हम लोग पढ़ेंगे। आदेश 23 कहेगा कि इफ यू हैव विड्रॉल, इफ यू हैव मेड ए विड्रॉल ऑफ द सूट, आपने अपने सूट को विड्रॉ कर लिया, प्रत्याहरण कर लिया। विड्रॉल की अंग्रेजी वो हिंदी प्रत्याहरण है। आपने प्रत्याहृत कर लिया है, अपने सूट को विड्रॉ कर लिया और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट कर लिया, तो आप उसी काज ऑफ एक्शन पर, उसी सब्जेक्ट मैटर के विषय में दोबारा मुकदमा नहीं ला पाएंगे। या आदेश 23 नियम 1 हो 2 हो, नियम एकदम हमें याद नहीं है, वो कहता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो सूट हमने फाइल किया है ये विड्रॉ होना चाहिए किसी कारण से, वो कारण ये भी हो सकता है कि इसमें एक कमी छूट गई और निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा अगर ये चलता रहा, तो आप विद परमिशन ऑफ कोर्ट उसे विड्रॉ कर सकते हैं और न्यायालय अपनी अनुमति उन निबंधनों पर देगा जिन पर वो अपनी अनुमति देना उचित जाने। और ऐसे में वो अक्सर करके कास्ट लगाते हैं, क्योंकि डिफेंडेंट आया भाई, उसका खर्च हुआ, तो वो कास्ट लगाकर आपको वापस करने की अनुमति दे देते हैं, पुनः दायर करने की अनुमति के साथ।
देन यू मे फाइल ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सेकंड सिविल सूट, अदरवाइज यू कांट। ये आपको दिखाई देता है, यानी वाद की बहुलता वो भी रोक रहा है, ठीक है, वो नियम भी वाद की बहुलता रोक रहा है। You cannot file a second civil suit if you have withdrawn, if you have made a withdrawal of the suit without permission of court, तो आप सेकंड सूट नहीं लाएंगे। मीनिंग thereby this provision is also going to, ठीक है, आपका क्या, टू प्रोक्योर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वो सॉरी, उसे निवारित करने के लिए, प्रोक्योर माने तो प्राप्त करने के लिए। तो धारा 11 द्वारा वर्णित प्रांग न्याय के सिद्धांत या पूर्व न्याय के सिद्धांत की तरह का यह नियम दिखाई देने लगता है, लेकिन दोनों में भेद है। भेद कहां है? जब विड्रॉल ऑफ द सूट आप करोगे तो क्या होगा? कोई निर्णय नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। निर्णय आने से पूर्व ही आपने विड्रॉ कर लिया, निर्णय तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है, गुण दोष पर कोई निर्णय नहीं हुआ, फैसला कोई नहीं है, आपको सूट लाने से रोक दिया गया। ये आपकी जो लापरवाही है, या आपकी जो दूसरों के प्रति या व्यवस्था के प्रति असम्मान दर्शित करने की प्रवृत्ति है, उसके प्रति कानून के द्वारा व्यक्त किया गया असंतोष है, इसलिए आपको दोबारा सूट लाने से रोक दिया गया। जबकि रेस जुडिकेटा अलग बात कहता है, वहां जो आधार है वो क्या है कि द जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट। वहां हम आपको सेकंड सूट इसलिए लाने से रोक रहे हैं क्योंकि हम प्रज्यूम कर रहे हैं कि जो पहले कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है, भले ही ठीक है या भले ही ठीक नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम उसे ठीक प्रज्यूम कर रहे हैं, दैट इज व्हाई हमने आपको सेकंड सूट लाने से रोका है। तो ठीक है, वो सिद्धांत भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को निवारित कर रहा है और यह सिद्धांत भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को निवारित कर रहा है, लेकिन आधार भिन्न है, आधार भिन्न है। आदमी मरा, ये सही है, परिणाम आदमी का मरना है, लेकिन तुमने जिस कृत्य के कारण आधार पर, जिस कृत्य के द्वारा उसकी मृत्यु घटित की, वो काम किया ही इसीलिए था कि वो मर जाए। अब बात अलग हो गई है, अब आपकी दोषिता, आपकी कल्पेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और आपसे वो काम हो गया और उसके परिणाम स्वरूप आदमी मर गया। आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन आपको मालूम था ऐसा हो सकता है, चाहते बिल्कुल नहीं थे, मालूम था, और एक मूर्खतापूर्ण विश्वास आपके अंदर था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो गया, और आप जानते भी थे हो भी सकता है, लेकिन एक बेवकूफी का विश्वास आपके अंदर था कि नहीं होगा। अरे जैसे आप कहते थे अरे कुछ नहीं होगा, बिना ब्रेक की मोटरसाइकिल है, अरे कुछ नहीं होगा, चलो, इस ढंग का विश्वास आपके अंदर था और आदमी मर गया। बात डिफरेंट है, आप दोषी हैं, नो डाउट है, लेकिन जब काम इसीलिए किया था कि मरे, और ये इस बेवकूफी के विश्वास के आधार पर काम किया, जानते बूझते कि नहीं मरेगा, इस निराधार विश्वास के आधार पर जो कल्पेबिलिटी आप में पैदा हुई, इन दोनों दोषिताओं की जो गुणवत्ता है वो अलग अलग है, और उस गुणवत्ता के आधार पर ही आप देखेंगे बीएनएस या आईपीसी में दंडों की व्यवस्था अलग अलग है। पहले को हम हत्या मानेंगे और दूसरे को लापरवाही के द्वारा कारित मानो मृत्यु, ठीक है, और दोनों के दंड में जबरदस्त फर्क आ जाएगा। तो परिणामों की बात नहीं होगी, परिणाम तो विड्रॉल ऑफ द सूट का भी वही है, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर आप विड्रॉल ऑफ द सूट कर रहे हैं, सेकंड सूट नहीं लाएंगे आप, परिणाम तो वही है, सेकंड सूट नहीं आएगा।
और परिणाम प्रांग न्याय में भी वही है कि सेकंड सूट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के आधार अलग हैं। प्रांग न्याय में हम ये मानकर चल रहे हैं कि द फर्स्ट डिसीजन, ठीक है, इज करेक्ट, और सेकंड में हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम आदमी ठीक नहीं हो, तुम तो लापरवाह हो, तुम्हारे मन में कोई संभावना ही नहीं, जब चाहो मुकदमा दायर करो, जब चाहो भाग जाओ और जब चाहो फिर आ जाओ। ये आपकी जो मनमानी है ये नहीं चलेगी। तो वहां डिफरेंट आधार है और यहां डिफरेंट आधार है। ऐसे ही आदेश 2 नियम 2 है, वो ये कहेगा कि अगर आप मुकदमा लाए और उस मुकदमे के आधार पर आप मुकदमा लाए, मीनिंग देर भाई आप किसी विषय वस्तु के संबंध में कोई वाद कारण उत्पन्न होने पर मुकदमा लाए होंगे ना, और आप उस वाद कारण के आधार पर अनुतोष चाहते होंगे कि ये वाद कारण का मतलब कि हमारे इस अधिकार का वायलेशन हुआ और इसलिए हमें यह अनुतोष मिलना चाहिए। तो आपके द्वारा वर्णित वाद कारण के आधार पर हो सकता है आप एक से अधिक अनुतोषों के हकदार हो, यह संभव है। आपका कहना है कि मिस्टर ए, इन्होंने संविदा का पालन किया है, ठीक है, तो अगर मिस्टर ए ने वाकई संविदा का पालन किया तो जब डिग्री होगी आपने संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जाए, इसका मुकदमा फाइल किया है तो स्पेसिफिकली परफॉर्म भी कराया जाएगा और अब तक जो नुकसान आपका हो गया वो भी आपको दिलाया जा सकता है संविदा के अपालन से, यदि कोई हुआ हो। 2 अनुतोष आपको मिल सकते हैं। आपने क्या किया कि वो धनराशि जो आपको मिल सकती थी क्षतिपूर्ति के तौर पर वो मांगी नहीं, केवल संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन मांगा, दे दिया कोर्ट ने। अब आप कह रहे हो कि क्षतिपूर्ति के लिए हम सेकंड सूट लाएंगे, नो, मना है। आदेश 2 नियम 2 आएगा, वो कहता है कि अगर एक वाद कारण के आधार पर आप एक से अधिक अनुतोषों के हकदार थे तो आपको सारे अनुतोष एक ही बार में मांगने चाहिए थे। अगर आप बार बार कोर्ट का समय बर्बाद करोगे तो आपको एक छोड़े गए अनुतोषों के लिए नया सिविल सूट लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रांग न्याय वो भी कह रहा नया सूट लाने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन आधार अलग है। वो अनुतोषों की बात कर रहा है और आपने जानबूझकर छोड़ा है, जानबूझकर, ठीक है, आपने जानबूझकर छोड़ दिया अनुतोष। तो आपके मन की ये जो निरंकुशता है, आपके मन की ये दूसरे को परेशान करने की जो इच्छा है, इसके कारण से आपको सेकंड सूट लाने से रोका गया। और यहां जुडिशियल डिसीजन हमने पहला करेक्ट माना है, इसलिए हम सेकंड सूट लाने से आपको रोक रहे हैं। तो दोनों के आधार अलग अलग है। यह प्रांग न्याय का इंट्रोडक्टरी मामला था। शेष शब्दशाह बात अगले क्लास।